आज के क्लास में हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे, जिस चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। सबसे पहले मैं आपको चैप्टर के बारे में बता दूं। बिल्कुल बेसिक से इस चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे और बिल्कुल बेसिक से इसे कवर करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा चैप्टर फ्लो की, कि इस अध्याय में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो आपकी जो नई एनसीईआरटी है क्लास 10th मैथ यूपी बोर्ड, उसमें से प्रश्नावली 3.1 में जो क्वेश्चन दिए थे उन क्वेश्चन को तो काट ही दिया गया है। फिर भी हम लोग इसमें ग्राफीय निरूपण को पढ़ेंगे, ग्राफीय विधि द्वारा समीकरणों को हल करना सीखेंगे, प्रतिस्थापन विधि द्वारा समीकरणों को हल करना सीखेंगे, विलोपन विधि द्वारा समीकरणों को हल करना सीखेंगे, वज्र गुणन विधि द्वारा समीकरणों को हल करना सीखेंगे। लेकिन जो आपके वर्तमान सिलेबस में ये वज्र गुणन विधि ये यूपी बोर्ड में फिलहाल नहीं है, वर्तमान सिलेबस में ये है नहीं, और जो ये है लेकिन बिहार बोर्ड में ये होगा। और जो ये है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ये भी आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन बिहार बोर्ड के सिलेबस में ये चीजें में भी होंगी। बेसिकली ऐसे कुछ चीजें हैं जो सिलेबस में तो नहीं है लेकिन पढ़ना सबको पड़ता है, क्योंकि उससे क्वेश्चंस आते हैं। तो सब कुछ बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल आराम से हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूं चैप्टर के नाम की। हम लोग पहले चैप्टर के नाम को समझेंगे कि इसका मतलब क्या है। तो चैप्टर का नाम क्या है, मैं एक बार वो आपको पहले चैप्टर के नाम को ही समझाता हूं कि ये है क्या चीज। चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो का मतलब कि दो चरों की बात चल रही है। दो चर कुछ भी हो सकते हैं, एक्स वाई, ए बी, यू भी, कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन दो चरों की बात चल रही है। इतना तो हमें यहां से लॉजिक समझ में आ रहा है। रैखिक समीकरण, ये रैखिक समीकरण क्या होता है? तो मैंने आपको बताया है, ऐसा समीकरण जिसकी अधिकतम घात एक होती है उसे रैखिक समीकरण कहा जाता है। ऐसा समीकरण जिसकी अधिकतम घात 1 होती है उसे रैखिक समीकरण कहा जाता है। मतलब कि इस चैप्टर में दो चर होंगे, कोई भी दो चर एक्स वाई होंगे, और समीकरण कैसा होगा? रैखिक समीकरण होगा। तो चैप्टर का पूरा नाम क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। अब ये समझते हैं कि युग्म का मतलब क्या है। तो युग्म का मतलब होता है जोड़ा। मतलब जो समीकरण हम लोग सॉल्व करेंगे वो एक सिंगल समीकरण नहीं होगा, बल्कि वो दो समीकरण होगा। उसमें दो समीकरण इंक्लूड रहेंगे, इसका ये मतलब है। जैसे x प्लस वाई बराबर 6, 2x माइनस वाई बराबर 3, कुछ इस रूप का रहेगा कि दो समीकरण होंगे। तो जहां दो लोग होते हैं उसे ही तो युग्म कहते हैं, उसे ही तो जोड़ा कहते हैं। तो ये हमने चैप्टर फ्लो के बारे में भी जानकारी लिया है। अब हम लोग आगे चलते हैं। हो गई कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का क्या मतलब है। अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ चीजों को जानेंगे। सबसे पहले कुछ बातें हैं जो पिछले क्लास की हैं, उन्हें मैं रिवाइज करा देता हूं। सबसे पहली बात मैं आपको ये बताना चाहता हूं
कि रैखिक समीकरण होता क्या है। तो ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात 1 होती है उसे रैखिक समीकरण कहा जाता है। जो चर की अधिकतम घात होगी चर की अधिकतम घात जैसे x + 2 बराबर 0, इसमें चर कौन है x, इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है 1 है। किसी के पावर में कुछ नहीं लिखा है मतलब पावर में 1 माना जाता है। तो ये कैसा समीकरण है, ये रैखिक समीकरण है। ये क्या है, रैखिक समीकरण है। और इसमें कितने चर हैं, इसमें 1 चर है। तो आप इसे कहेंगे कि ये है 1 चर वाला रैखिक समीकरण। बिल्कुल बेसिक बता रहे हैं, शांति से आपको देखना है और शांति से समझने का प्रयास करना है। ये एकदम 0 लेवल का बेसिक है। इसे ध्यान से समझेंगे तो चैप्टर में कहीं से कोई डाउट बचेगा ही नहीं। मैं एक और समीकरण लिख देता हूं, 2x + y = 3। अब इसमें चर की अधिकतम घात कितनी है। जब पावर में कुछ भी नहीं दिया होता है तो पावर में 1 मानते हैं, तो चर की अधिकतम घात कितनी है 1 है। इसमें जो मैक्सिमम पावर है, तो ऐसा कोई भी समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात 1 होती है उसे रैखिक समीकरण कहते हैं। मतलब ये तो साफ है कि ये रैखिक समीकरण है। अब ये कैसा रैखिक समीकरण है, तो इसमें कितने चर हैं, इसमें 2 चर हैं, एक x और एक y। तो लिखेंगे 2 चर वाला रैखिक समीकरण। और ध्यान से देखिए, यही तो हमारे चैप्टर का नाम है। तो हमें इस प्रकार से समीकरण को पहचानना सीखना होगा। पहले आप इतनी बातों को नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, पीछे के क्लास के चीजों को रिवीजन कर रहे हैं। एकदम बेसिक से मैं इस चैप्टर को बता रहा हूं। शांति से अगर आप पूरे चैप्टर को समझेंगे और बेसिक लेक्चर को अटेंड करेंगे तो आपको प्रश्नावली के प्रश्न में कहीं से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सिंपल एक ही जगह पे, एक ही चीजों में, एक ही क्लास में आपका सब कुछ कंप्लीट होगा। आपको 10 जगह पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। सर स्कूल में पढ़ लेते हैं, थोड़ा इस कोचिंग में, थोड़ा उस कोचिंग में, कोई आवश्यकता नहीं है। सिर्फ यहाँ से अगर आप पढ़ रहे हैं तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कराने की जिम्मेदारी मेरी है। बस शांति से आपको ध्यान देना है। 2x + 5y² = 5। ये कैसा समीकरण है, सबसे पहले ये देखना होगा इसमें चर हैं कितने। ये एक चर और ये दूसरा चर, मतलब कि इसमें 2 चर हैं। और अब इसकी पावर चेक करते हैं तो इसके पावर में कुछ नहीं है, मतलब पावर में क्या है 1, इसके पावर में क्या है 2। तो हमेशा चर की अधिकतम घात को ही तो लिया जाता है। तो इस समीकरण में चर की अधिकतम घात 2 है, तो ये द्विघात समीकरण होगा। परिभाषा आपको मैंने बताया है
ऐसा समीकरण जिसकी अधिकतम घात 1 होती है उसे रैखिक समीकरण कहा जाता है। ऐसा समीकरण जिसकी अधिकतम घात 2 होती है उसे द्विघात समीकरण कहा जाता है। ऐसा समीकरण जिसकी अधिकतम घात 3 होती है उसे त्रिघात समीकरण कहा जाता है। तो इसकी मैक्सिमम पावर 2 है तो ये द्विघात समीकरण है। और कितने चर वाला है? 2 चर वाला। तो लिखेंगे 2 चर वाला द्विघात समीकरण। दो चर वाला द्विघात समीकरण। अब ये x³ + 9 इसमें कितने चर हैं? एक ही चर तो दिख रहा है, x या फिर x³। तो एक चर है और मैक्सिमम पावर कितनी है? तो इसकी मैक्सिमम पावर है 3। तो ये एक चर वाला त्रिघात समीकरण है। तो लिखेंगे एक चर वाला त्रिघात समीकरण। एक चर वाला त्रिघात समीकरण। अब ये भी एक समीकरण है, x = y। इसे आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, x बराबर के इधर भेजिए -y बराबर कीजिए। दोनों बातें सेम हैं। तो इसमें कितने चर हैं? 2 चर हैं, एक x और एक y। और मैक्सिमम पावर कितनी है? तो अगर पावर में कुछ नहीं दिया है तो पावर में एक ही तो मानते हैं। तो ये 2 चर वाला रैखिक समीकरण है, क्योंकि जिसकी मैक्सिमम पावर 1 होती है उसे रैखिक समीकरण कहा जाता है। तो इसे लिखेंगे 2 चर वाला रैखिक समीकरण। अभी तो मैं आपको एकदम बेसिक 0 से पढ़ा रहा हूं, समीकरण को पहचानना सिखा रहा हूं कि समीकरण को पहचानते कैसे हैं। जब किसी से जान पहचान बनेगी तभी तो उसको समझेंगे। तो पहले मैं आपकी समीकरण से पहचान करा रहा हूं, तब आप चीजों को समझ पाएंगे कि समीकरण को हल कैसे करते हैं। अगला क्वेश्चन, 4p² + 7q³ = 8। सबसे पहले क्या चेक करना है? इसमें चर हैं कितने? p एक चर और q एक चर, मतलब इसमें 2 चर हैं। मैक्सिमम पावर कितनी है? 3। तो ये 2 चर वाला त्रिघात समीकरण है। तो लिखेंगे 2 चर वाला त्रिघात समीकरण। तो अभी मैंने आपको बताया कि चरों को पहचानना कैसे। आप इतनी बातों को पहले शांति से नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे चलेंगे। 2 चर मतलब किन्हीं 2 चरों की बात चल रही है, जैसे xy, uv, ab, कोई भी 2 चर की बात चल रही है। 2 चर वाले रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण क्या है? ऐसा समीकरण जिसकी अधिकतम घात 1 होती है उसे रैखिक समीकरण कहा जाता है।
तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का मतलब होता है जोड़ा, अर्थात हम लोग इसमें दो समीकरणों को सॉल्व करेंगे। अब हम लोग पहले सीखेंगे समीकरण को पहचानना। जैसे मैंने लिखा x प्लस वाई बराबर 0, ये कैसा समीकरण है? तो पहले चेक कीजिए कि इसमें चर कितने हैं। x एक चर और y दो चर, तो ये दो चर वाला है, दो चर वाला। अब ये चेक कीजिए कि इसकी पावर कितनी है। तो x के पावर में कुछ नहीं दिया है, मतलब 1, y के पावर कुछ नहीं दिया है, मतलब 1। तो ऐसा समीकरण जिसकी अधिकतम घात 1 होती है उसे रैखिक समीकरण कहा जाता है। तो ये कैसा समीकरण है? रैखिक समीकरण। दो चर वाला रैखिक समीकरण है। पिछले क्लास में आपने एक समीकरण को सॉल्व करना सीखा था और एक समीकरण का ग्राफ बनाना भी आपने सीख लिया है। क्लास 10th में हम लोग एक साथ दो समीकरणों को सॉल्व करेंगे और उनके ग्राफ बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूं जो पिछले क्लास की बात थी, मतलब जो क्लास 9th की चीज है कि एक समीकरण का ग्राफ बनाते कैसे। जैसे मान लीजिए मैंने कोई भी एक समीकरण मान लीजिए लिख दिया। जैसे मैं समीकरण लिख देता हूं 2x माइनस वाई बराबर 6। मैंने ये समीकरण आपके सामने लिख दिया है और इस समीकरण से आपको ग्राफ बनाना है। ये जो समीकरण मैंने लिखा है इस समीकरण से आपको ग्राफ बना के दिखाना है। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले यहां से एक काम करते हैं कि x का मान रखेंगे तो y का मान निकलेगा, अगर x की वैल्यू रखेंगे तो y का मान निकलेगा, और अगर y की वैल्यू रखेंगे तो x का मान निकलेगा। मैं यहां से लिख सकता हूं 2x बराबर 6, बराबर के इस तरफ ये माइनस y है तो बराबर के उधर जाके प्लस y हो जाएगा। 2x बराबर 6 प्लस y, y का मान अपने मन से कुछ रख देते हैं, y बराबर 0 रख दीजिए। अब आप कहेंगे कि सर y का मान आपने 0 ही क्यों रखा, कुछ और क्यों नहीं रखा? तो y का मान या x का मान अगर आपको समीकरण से ग्राफ बनाना है तो x या y का मान आप कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान देना होगा कि आप जो भी वैल्यू रखेंगे वो छोटी होनी चाहिए ताकि वो आपके ग्राफ पे एडजस्ट हो सके। अगर आप x का मान 10,000 रख देंगे या x का मान 550 रख देंगे तो 550 आपके ग्राफ पे एडजस्ट नहीं हो पाएगा, आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी। इसीलिए x या y का हमेशा छोटा मान रखा जाता है। और मैं तो इस लॉजिक को लेके चलता हूं कि x का मान 0 रखो और y का मान 0 रखो, अपने आप वैल्यू निकल के आ जाएगी। ये 2x बराबर 6 प्लस y का मान 0 रखने पर 0 रख दीजिए, ये 6 प्लस 0 हो जाएगा। तो x बराबर 6, 2 इसमें गुणा कर रहा, इधर आके भाग करेगा, x का मान कितना आ जाएगा 3।
और मैंने आपको एक बात बताया है, और अगर आपको नहीं पता है तो आज आप जान लीजिए, बिंदु हमेशा यक्स कामा वाई के रूप का होता है। बिंदु हमेशा यक्स कामा वाई के रूप का होता है। मतलब यक्स कामा यही बिंदु का रूप होता है। सबसे पहले यक्स अक्ष को लिखा जाता है, उसके बाद ही वाई अक्ष को लिखा जाता है। तो पहले हम लोग किस अक्ष को लिखेंगे? यक्स अक्ष को। उसके बाद हम लोग किस अक्ष को लिखेंगे? वाई अक्ष को। यक्स का मान 3 और वाई का मान 0। ये चीजें हो गई। अब हम लोग इसी समीकरण में y का कुछ और मान रख के चेक करते हैं। जैसे समीकरण तो यही है, 2x बराबर 6 प्लस y। इसमें रखते हैं y का मान हम लोग 2 रख देते हैं, y बराबर 2 रखने पर x 2x बराबर 6 प्लस y के प्लेस पे 2 रख दीजिए, x बराबर 6 2 8, 2 इसमें गुणा कर रहा है, इधर आके भाग करेगा, x बराबर 2 1 कम 2 2 चौक हुआ, x का मान 4 आ चुका है। तो बिंदु क्या होगा? 4 कामा y का मान 2। यही तो बिंदु होगा। हमेशा पहले यक्स अक्ष को लिखा जाता है, उसके बाद वाई अक्ष को लिखा जाता है। अब इसका ग्राफ खींचना है। आइए ग्राफ खींचते हैं। ग्राफ में ये रहा आपका यक्स अक्ष, अगर आप इस ग्राफ को ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तो वो बिल्कुल एग्जैक्ट बनेगा। यहाँ भी मैं कोशिश करता हूँ। ये यक्स अक्ष और ये रहा आपका वाई अक्ष। ये यक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। इसे कहते हैं वाई डैश और इसे कहते हैं यक्स डैश। यक्स डैश का मतलब होता है यक्स अक्ष की ऋण दिशा, और वाई डैश का मतलब होता है वाई अक्ष की ऋण दिशा। अब यहाँ होता है 0,0, इसे हम लोग मूल बिंदु अर्थात ओरिजिन पॉइंट के नाम से जानते हैं। ये मूल बिंदु है। 1 2 3 4 5 6। ये 1 2 3 4 5 6। ये आगे बढ़ता ही जाएगा, लेकिन जहां तक हमको जरूरत है हमने वहां तक बना दिया है। यक्स का जब हम मान रखे तो वाई का मान निकला। यहां से बिंदु क्या मिला? 3,0। हमेशा शुरुआत 0 से किया जाता है। 0 शुरू कीजिए। 0 से कहाँ जाना है? 3 पे। तो 1 2 3 पे जाइए। यही तो बिंदु है 3,0। यक्स का मान 3 और वाई का मान 0। मतलब यक्स पे 3 चलना है और वाई पे चलना ही नहीं है, तभी तो वाई का मान 0 है। फिर ये है 4,2। इसका मतलब यक्स अक्ष पे 4 चलना है और वाई अक्ष पे 2 चलना है। शुरुआत 0 से करेंगे, यक्स अक्ष पे 4 चलेंगे और वाई अक्ष पे 2 चलेंगे। अब इन दोनों बिंदुओं को आपस में मिला देंगे। इसको मैं मिला देता हूं। अब अगर आपको समस्या आ रही है कि सर बिंदु को दर्शाना कैसे है, तो पहले मैं आपको यही समझा दे रहा हूं
कि बिंदु को दर्शाया कैसे जाता है। पहला बिंदु हमें क्या मिला है, 3,0। पहला जो बिंदु मिला है ये है 3,0। मैंने आपको बताया है बिंदु हमेशा x, y के रूप का होता है। तो इसकी तुलना कीजिए x, y से। तो x का मान कितना आया 3 और y का मान कितना आया 0। कोई भी शुरुआत हमेशा मूल बिंदु से की जाती है। यहाँ पॉइंट साफ साफ चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि सर यहाँ पर हमें क्या करना है, x अक्ष पे 3 चलना है और y अक्ष पे 0 चलना है, मतलब y अक्ष पे चलना ही नहीं है। तो आइए देखिए, 0 से शुरू करेंगे, x अक्ष पे 3 चलेंगे और y पे तो चलना ही नहीं है। पॉइंट खुद चिल्ला के कह रहा है कि y का मान 0 है, मतलब y पे चलना ही नहीं है, तो y पे नहीं चलना है। तो ये एक बिंदु हो गया, पहला बिंदु। अब देखिएगा अगला पॉइंट क्या हमें मिला है, 4,2। 4,2 बिंदु हमेशा x, y के रूप का होता है। भाई मैथमेटिक्स भी बोलना चाहती है, बस उसे सुनने के लिए हमें कॉन्सेप्ट समझना होता है। ये भी बोल रहा है कि x अक्ष पे 4 दूरी तय करनी है और y अक्ष पे 3 दूरी तय करनी है। सॉरी 3 नहीं, 2 दूरी तय करनी है। y अक्ष पे 2 दूरी तय करनी है। आप y का मान 3 भी रख सकते हैं, मैंने आपको बताया है। आप इस समीकरण में x और y का कोई भी मान रख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट और सही आंसर आएगा। इन रेखाओं को आपस में मिलाइए, इन बिंदुओं को, तो ये कुछ ऐसे मिलेंगे और यही इस समीकरण का ग्राफीय निरूपण होगा। तो आप एक बार इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। अब इस क्लास में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्रश्नावली 3.1। प्रश्नावली 3.1 जो पुरानी एनसीईआरटी की बुक होगी उसमें प्रश्नावली 3.1 का पहला क्वेश्चन होगा, आफताब अपने पुत्री से 7 वर्ष बड़ा है। कुछ इस टाइप के क्वेश्चन दिए हुए हैं, लेकिन मैंने ये जो क्वेश्चन लिखा है आपके सामने, ये नई एनसीईआरटी क्लास 10th का क्वेश्चन है। नई एनसीईआरटी बुक में प्रश्नावली 3.1 का ये पहला क्वेश्चन हम लोग आज के क्लास में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में दिया क्या है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो पहले हम लोग रैखिक समीकरणों के युग्म बना लेते हैं। तो आज का क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको मैं आज सिखाऊंगा कि समीकरण बनाया कैसे जाता है, और अगर एक बार आपने समीकरण बनाना सीख लिया देन आपकी मैथ की बहुत सी समस्याएं आसान होने वाली हैं। तो ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में कहा है कक्षा यक्ष की। ये यक्ष जो है ये एक रोमन नंबर है, और रोमन नंबर में यक्ष का मतलब होता है 10, मतलब क्लास 10th की बात चल रही है। क्लास 10th के 10 विद्यार्थियों ने, क्लास 10th के 10 विद्यार्थियों ने, मतलब विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है 10। इस बात पे ध्यान दीजिए।
जो विद्यार्थियों की कुल संख्या है वो 10 है। एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। क्या हमें लड़कियों की संख्या पता है? नहीं पता। क्या हमें लड़कों की संख्या पता है? नहीं पता। लेकिन हमें इतना पता है कि जो लड़कियों की संख्या है वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। मतलब कि अगर हम लड़कों की संख्या निकाल दें तो उसमें 4 जोड़ने पर लड़कियों की संख्या मिल जाएगी, तो मानेंगे। अब एक बात और समझिएगा, मैं समझा रहा हूं कि क्वेश्चन में माना कैसे जाता है। ये तो क्वेश्चन में कहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो लड़कियों की संख्या को 4 का अधिक कहा है और लड़कों की संख्या में कुछ कहा ही नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां मान लेंगे। माना लड़कों की संख्या यक्स है। जहां हमें कुछ भी नहीं पता होता है वहां पर यक्स मान लिया जाता है। तो हमने मान लिया, माना लड़कों की संख्या यक्स है। तब लड़कियों की संख्या, तब लड़कियों की संख्या। अच्छा, अब जरा एक बात आप और ध्यान दीजिए। हमने लड़कों की संख्या को यक्स मान लिया। अब लड़कियों की संख्या को भी कोई एक अलग वेरिएबल मान लेते हैं। तो लड़कियों की संख्या को y मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? y। तथा लड़कियों की संख्या बराबर y। अब समझने वाली बात ये है कि क्वेश्चन में कहा है क्लास 10th के 10 विद्यार्थियों ने, तो विद्यार्थियों में लड़के और लड़कियां दोनों ही तो आएंगे। मतलब कि इनडायरेक्ट रूप से क्वेश्चन में आपको लड़के और लड़कियों की संख्या दिया है 10। मतलब लड़के और लड़कियों की संख्या कितना है? 10। तो समीकरण 1 क्या बनेगा? लड़कों की संख्या और लड़कियों की कुल संख्या कितना है? 10 है। तो x प्लस वाई बराबर 10। अगर लड़के और लड़कियों की कुल संख्या 10 है तो मतलब इनको जोड़ने पर ही तो 10 आया होगा, क्योंकि विद्यार्थी में लड़के और लड़कियां दोनों आते हैं। तो इसे मानेंगे समीकरण 1। मैं आपको सिखा रहा हूं कि समीकरण वास्तव में बनता कैसे है। साफ साफ क्वेश्चन में कहा क्लास 10th के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। तो अगर 10 विद्यार्थी हैं तो लड़के और लड़कियों को मिला के ही तो 10 हैं। तो मिलाने का मतलब ही होता है जोड़ना। तो पहला समीकरण बनके तैयार हो गया। अब प्रश्न को आगे पढ़ते हैं। क्लास 10th के 10 विद्यार्थियों ने गणित की एक पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, ये है लड़कों की संख्या, बहुत ध्यान देने वाली बात है, और ये है लड़कियों की संख्या। क्वेश्चन में कहा क्या है? अगर लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, मतलब इसको 4 ज्यादा कह रहा है, लड़कियों की संख्या को 4 अधिक बता रहा है। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है
मतलब जो गर्ल्स की संख्या है, जो लड़कियों की संख्या है, उसे 4 अधिक बताया जा रहा है। तो अगर हम इसका उल्टा करें, प्रश्न में लड़कियों की संख्या को 4 अधिक बताया है और अगर हम लड़कों की संख्या को 4 अधिक कर दें तो समीकरण बराबर हो जाएगा। जिसको अधिक कहता है उसी के उल्टे साइड में, उसी के अपोजिट साइड में अधिक कर दिया जाता है तो समीकरण बराबर हो जाता है। जैसे ये 2 लोग हैं, एक मोहन और एक सोहन। ये मोहन है और ये सोहन है। ये रहे मोहन और ये रहे सोहन। अगर मैं कह रहा हूं कि मोहन के पास सोहन से 2 रुपए अधिक है, इस मोहन के पास सोहन से 2 रुपए अधिक है, तो इसके पास 2 रुपए है और इसके पास 0 रुपए। अगर मैं इसके में 2 रुपए जोड़ दूं तो समीकरण बराबर ही तो हो जाएगा। मतलब साफ है कि अगर समीकरण बनाना है और जिसको अधिक बोलता है, अगर उसके अपोजिट साइड में हम अधिक कर दें तो समीकरण बराबर हो जाएगा। मैंने कहा मेरे पास तुमसे 2 रुपए अधिक हैं, अगर तुमको 2 रुपए दे दिया जाए तो तुम मेरे बराबर ही तो हो जाओगे। बस यही चीज है। इसे हम लोग अच्छे से लिख लेते हैं। तो x बराबर के उस तरफ प्लस y है, इधर आके माइनस y हो जाएगा। बराबर के इस तरफ +4 है, उधर जाकर -4 हो जाएगा। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम लोग ग्राफीय विधि से सॉल्व करेंगे। जो हमारे कॉपी पे एडजस्ट हो जाए, तो y बराबर 5 रख देते हैं। y बराबर 5 रखने पर x बराबर 10 माइनस y के प्लेस पे 5 रखना है, तो x बराबर 10 में से 5 जाएगा, 5 बचेगा। x का मान कितना आया? 5 आ गया। तो बिंदु लिखने का नियम क्या होता है? पहले x को लिखा जाता है, उसके बाद y को लिखा जाता है। तो x का मान 5 और y का मान कितना है? 5। y का मान 5 ही तो रखे हैं। चलिए, एक बिंदु तो हमें मिल गया, दूसरा बिंदु प्राप्त कर लेते हैं। x बराबर 10 माइनस y, यही तो है समीकरण। अब की y बराबर 6 रख देते हैं, तो x बराबर 10 माइनस y के प्लेस पे 6, तो x बराबर 10 में से 6 जाएगा, 4 बचेगा। पहले x अक्ष को लिखते हैं, उसके बाद y अक्ष को लिखते हैं, तो ये 4 कामा 6। पहले समीकरण से 2 बिंदु हमें मिल गए। अब आइए समीकरण 2 से बिंदुओं को निकालते हैं। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, समीकरण 2 से समीकरण 2 क्या है? ये समीकरण 1 से हमने 2 बिंदु प्राप्त कर लिया। अब समीकरण 2 से हम लोग बिंदु प्राप्त करेंगे। समीकरण 2 क्या है? x माइनस वाई बराबर -4। तो यहां से x बराबर क्या हो जाएगा? -4 प्लस y का मान रखते हैं। y बराबर 6 रखने पर तो x बराबर -4 प्लस 6, y के प्लेस पे 6 हो गया। 6 में से 4 जाएगा, 2 बचेगा। तो बिंदु क्या मिला? 2, 6।
ये बिंदु मिल रहे हैं। समीकरण क्या है? x बराबर -4 प्लस वाई। अब की y का मान हम लोग 7 रख देते हैं। y बराबर 7 रखने पर y का मान आप कुछ भी रख सकते हैं, बस y की वही वैल्यू रखिएगा जो आपके कॉपी पे, जो आपके ग्राफ पे एडजस्ट हो सके। x बराबर -4 प्लस y के प्लेस पे अब की क्या रखना है? 7 रखना है। तो -4 प्लस 7, x बराबर 7 में से 4 जाएगा, 3 बचेगा। तो x का मान 3 और y का मान 7। आइए अब हम लोग ग्राफ पे इन बिंदुओं को रिप्रेजेंट करते हैं। पहला बिंदु है 5,5, मतलब x पे 5 चलना है और y पे भी 5 ही चलना है। तो y पे भी आप 5 चल दीजिए, यही तो बिंदु मिलेगा। x पे 5, y पे 5। इस बिंदु का नाम है 5,5। अब ध्यान दीजिए, दूसरा बिंदु क्या है? 4,6, मतलब शुरुआत हमेशा मूल बिंदु से करनी है, 0 से शुरू करेंगे। 4,6 मतलब x अक्ष पे 4 चलना है और y अक्ष पे 6 चलना है। ये y अक्ष पे आपको 6 चलना है। अब इसको मिलाइए दोनों बिंदुओं को। तो ये समीकरण नंबर 1 है, तो लिख देंगे यहाँ पे। समीकरण का नाम क्या है? समीकरण का नाम है x प्लस वाई बराबर 10। x प्लस वाई बराबर 10, ये हो गया। अब समीकरण 2 से हमें कौन कौन बिंदु मिले? 2,6। शुरुआत हमेशा 0,0 से की जाती है। किस बिंदु को दर्शाना है? 2,6 को। 2,6 बिंदु का फॉर्मेट क्या है? x, y। x का मान 2 है और y का मान 6 है, मतलब x अक्ष पे 2 चलना है और y अक्ष पे 6 चलना है। कुछ यहाँ पे बिंदु आपका मिलेगा, x अक्ष पे 2 और y अक्ष पे 6। अगला बिंदु क्या है? 3,7, मतलब x अक्ष पे 3 चलना है और y अक्ष पे 7 चलना है। यही तो बिंदु है। इन बिंदुओं को आपस में मिला दीजिए, ये आपस में मिलेंगे ऐसे। ये बिंदु आपस में मिल चुके हैं, इन्हें मैं सही से मिला देता हूं। इस समीकरण का नाम क्या है? x माइनस वाई बराबर -4। तो क्वेश्चन में क्या कहा था? कक्षा x के 10 विद्यार्थियों ने गणित की एक पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। लेकिन किस विधि से ज्ञात करना है? ग्राफीय विधि से। ग्राफीय विधि से ज्ञात करना है, ग्राफिकल मेथड। तो हमने ग्राफ तो बना लिया, अब हल कैसे निकालें कि लड़के कितने हैं और लड़कियां कितनी हैं? तो ग्राफ में 2 समीकरणों की रेखाएं जिस बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं वही उनका हल होता है। जिस बिंदु पर रेखाएं एक दूसरे को कट करती हैं वही उनका हल होता है। तो ये कट कहाँ कर रही हैं? ये जो बिंदु प्रतिच्छेद की हैं दोनों रेखाएं, समीकरण 1 की रेखा और समीकरण 2 की रेखा, इसी बिंदु पर तो एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही हैं, तो यही इसका हल होगा। इसमें x का मान कितना है? 3 और y का मान कितना है? 7।
तो पहले x अक्ष को लिखा जाता है, उसके बाद y अक्ष को लिखा जाता है। तो बिंदु हमें क्या मिलेगा, पहले x अक्ष को 3, 7, x, y। तो x का मान कितना है 3 और y का मान कितना है 7। ये हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब कि उस कक्षा में लड़कों की संख्या को हमने x माना है, 3 लड़के हैं और 7 लड़कियां हैं, और दोनों को मिलाकर 10 हैं, कुल 10 विद्यार्थी हैं। और लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। 3 में 4 जोड़ेंगे तो 7 ही तो आएगा। मतलब समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। तो हमारा ग्राफिकल मेथड और हमारा ग्राफ बिल्कुल सही है। आप इसे आराम से नोट कर लीजिए। तो प्रश्नावली 3.1 का पहला क्वेश्चन हो गया। अब 3.1 के ये पहले का दूसरा क्वेश्चन, जो आपकी नई वाली एनसीईआरटी है उसमें थोड़ा चेंजिंग है। जो पुरानी एनसीईआरटी है उसमें 3.1 में कुछ दूसरा क्वेश्चन दिया है। आफ्ताब अपनी पुत्री से 7 वर्ष बड़ा है, कुछ ऐसा क्वेश्चन है। ये मैं जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ ये बिल्कुल नई एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। आप नई एनसीईआरटी बुक लीजिए तो आपको उसमें ये क्वेश्चन दिखेंगे। तो मैं पिछले क्वेश्चन को भी इरेज करता हूँ। ये दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में कहा है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य ₹50 है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य ₹46 है। तो एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या हमें एक पेंसिल का मूल्य पता है? नहीं। तो जो चीज हमें मैथमेटिक्स में नहीं पता होती है उसी को तो x या फिर y मानते हैं। तो माना लिखेंगे, माना एक पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपए तथा एक कलम का मूल्य बराबर y रुपए। हमने एक पेंसिल का मूल्य x रुपए और एक कलम का मूल्य y रुपए है। अब क्वेश्चन में क्या कहा, 5 पेंसिल। अगर एक पेंसिल का मूल्य x रुपए है तो 5 पेंसिल का मूल्य कितना होगा, 5x। तो 5 पेंसिल तथा 7 कलम, एक कलम का मूल्य y रुपए तो 7 कलम का मूल्य 7y। अब क्वेश्चन में क्या कहा, 5 पेंसिल तथा 7 कलम का कुल मूल्य, मतलब दोनों को जोड़ना है तभी तो टोटल मूल्य निकलेगा। का कुल मूल्य कितना है, 50 है, बराबर। तो हमने हिंदी को पढ़ के समीकरण बना लिया। अगर हम चाहें तो समीकरण से हिंदी भी लिख सकते हैं। पेंसिल को हमने x माना और कलम को हमने y माना। एक पेंसिल का मूल्य x है तो 5 पेंसिल का मूल्य 5x हो जाएगा। एक कलम का मूल्य y है तो 7 कलम का मूल्य 7y हो जाएगा।
तो 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का जोड़ना मतलब कुल मूल्य 50 रुपए। यही बात तो क्वेश्चन में लिखा है, तो इसे मानेंगे समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 क्या है? 5x + 7y = 50। ये हो गया समीकरण 1। अब आगे क्वेश्चन को पढ़िए और दूसरा समीकरण बनाइए। क्वेश्चन में आगे कहा है जबकि 7 पेंसिल, एक पेंसिल का मूल्य x है, तो 7 पेंसिल का मूल्य 7x हो जाएगा। जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य, एक कलम का मूल्य y है, तो 5 कलम का मूल्य 5y हो जाएगा। तो 7 पेंसिल और 5 कलमों का कुल मूल्य मतलब इनको जोड़ना है, तो इन दोनों का कुल मूल्य कितना है? 46 रुपए बराबर 46। ये हो गया समीकरण नंबर 2। ये हो गया समीकरण नंबर 2 हो चुका है। अब समीकरण से हम लोग बिंदु निकालेंगे, क्योंकि प्रश्न में एक बार कह दिया है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो ग्राफ कब बन पाएगा? जब हमें कम से कम 2 बिंदु पता होंगे। चलिए, तो पहले बिंदु निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 से मैंने आपको बताया है बिंदु निकालने के लिए क्या किया जाता है। x का मान रखेंगे तो y का मान निकल जाएगा, और y का मान रखेंगे तो x का मान निकल जाएगा। x और y के मान निकालकर बिंदु निकालते हैं, और एक समीकरण में कम से कम 2 बिंदु निकालना होता है। चलिए, समीकरण 1 क्या है? ये है 5x + 7y = 50। यहां से हो जाएगा 5x = 50 - 7y। फिर x बराबर क्या हो जाएगा? 50 - 7y। 5 इसमें गुणा कर रहा है, तो इधर आके ये भाग करेगा। अब हम लोग इसमें y का मान रखेंगे तो x का मान निकलेगा। अब यहाँ सोचना होगा कि y का मान क्या रख दें। अगर आप y का मान 1 रखेंगे तो 7 × 1 = 7, 50 में से 7 जाएगा, 43 बचेगा। 43 में 5 से भाग देंगे तो संख्याएं बड़ी आएंगी। तो क्या वो बड़ी संख्या हमारे ग्राफ पे एडजस्ट हो पाएगी? वो एडजस्ट नहीं हो पाएगी। उसे एडजस्ट करने में हमें प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो मतलब ऐसी वैल्यू रखना है कि संख्याएं छोटी मिले। तो यहाँ से अगर हम लोग y = 7 रख दें तो ये 7 × 7 = 49 हो जाएगा। 1/5 आएगा, दशमलव में जाएगा, वो भी ठीक नहीं है। आप चाहें तो आप मान को दशमलव में भी लेके जा सकते हैं, माइनस में भी लेके जा सकते हैं, प्लस में भी लेके जा सकते हैं। आप जैसा चाहते हैं आप वैसी वैल्यू रख सकते हैं। समीकरण का ग्राफ बिल्कुल एग्जैक्ट और सही बनेगा। आप वैल्यू रखने के लिए फ्री हैं, बिल्कुल स्वतंत्र हैं आप। लेकिन बेहतर क्या होगा कि हम वही वैल्यू रखें जिससे हमारा ग्राफ आसानी से बन जाए और जो हमारे ग्राफ पे एडजस्ट हो जाए। तो y का मान यहाँ से 6 रखते हैं। y का मान 6 क्यों रख रहे हैं? y का मान 6 होगा, इन दोनों के बीच गुणा का चिन्ह, 7 × 6 = 42, तो 50 में से 42 जाएगा।
तो आपका 8 बचेगा। फिर भाग करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो कुछ ऐसा आएगा कि हमारे ग्राफ पे एडजस्ट हो जाएगा। तो चलिए अब यहाँ से y का मान 6 रखने पर x का मान निकालते हैं। x बराबर 50 माइनस 7 गुणे y का मान 6 बटे में 5। x बराबर 50 माइनस 7 छक 42 बटे में 5। x बराबर 50 में से 42 जाएगा 8 बटे में 5। x बराबर 8 में 5 से भाग दीजिए, 5 भागे 8, 5 एक कम 5, 3 बचा। दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 5 छक 30 कट गया। कितना आया? 1.6। यही तो आया है। तो बिंदु क्या मिलेगा हमें यहां से? बिंदु क्या मिलेगा? x का मान पहले लिखते हैं, y का मान बाद में लिखते हैं। 1.6 कामा y का मान कितना रखे हैं? 6 रखे हैं। ये बिंदु मिल चुका है। चलिए अब ध्यान दीजिए, अब समीकरण 1 से हम लोग दूसरा बिंदु निकाल लेते हैं। ये है x बराबर 50 माइनस 7y अपान, ये क्या लिखा हुआ है? 5। x बराबर 50, पहले हम लोग y का मान कुछ रख लेते हैं, तो y बराबर 5 रख देते हैं। 5 रखने पर ये हो जाएगा x बराबर 50 माइनस 7 गुणे y का मान 5 अपान 5। x बराबर 50 माइनस 7 पचे 35 बटे में 5। x बराबर 50 में से 35 जाएगा, 15 बचेगा बटे में 5। x बराबर 3 आ जाएगा, 5 तिहाई 15। तो x का मान 3 आया है और y का मान कितना है? 5। समीकरण 1 से हमें 2 बिंदु मिल चुके हैं। पहला बिंदु 1.6 कामा 6 और दूसरा बिंदु 3 कामा 5। अब समीकरण 2 से बिंदु निकाल लेते हैं। अब लिखेंगे यहां समीकरण 2 से समीकरण 2 क्या है? 7x प्लस 5y बराबर 46। यहां से चलिए मान निकालते हैं। यहां से x का मान निकालिए। x बराबर क्या हो जाएगा? या फिर यहां से 7x का मान निकालते हैं पहले। 46 बराबर के इस तरफ प्लस 5y है, दूसरी तरफ जाके माइनस 5y हो जाएगा। चलिए अब इसमें y का मान अपने मन से आप कुछ भी रख सकते हैं। बस एक बात का ध्यान रखना होगा कि y की वही वैल्यू आपको रखना है जो आपके ग्राफ पे एडजस्ट हो जाए। ऐसा नहीं कि y का मान आप 550 रख दीजिए और वो आपके ग्राफ पे बन ही ना पाए। ऐसा नहीं करना है। वैल्यू छोटी रखना है
जो आसानी से कट जाए और हमारे ग्राफ पे एडजस्ट हो जाए। यहाँ पे x बराबर, अगर x का मान रखते हैं नियर अबाउट, x का मान अगर हम रख देते हैं 7, तो 5 सत्ते 35, 46 में से 35 जाएगा, 11 बचेगा, वैल्यू कटेगी नहीं। अगर रख देते हैं, चलिए दशमलव में तो आना ही है, x का मान रखते हैं अपने हिसाब से, y का मान, x का मान रखेंगे तो y का मान निकलेगा, और अगर y का मान रखेंगे तो x का मान निकलेगा। तो यहां से y का मान रखते हैं, y बराबर 7 रख देते हैं, y बराबर 7 रखने, तो 7x बराबर 46 माइनस 5 गुणे y का मान 7, तो यहाँ y के प्लेस पे 7 रख दिए। x बराबर 5 सत्ते 35, 46 में से 35 घटाइए 11 बचेगा, बटे में क्या है 7, 7 इधर गुणा कर रहा है तो उधर जाके भाग ही तो करेगा। x बराबर, अब 11 में भाग करेंगे 7 से, 7 एक कम 7, 4 बचेगा, दशमलव बढ़ाएंगे 0, 7 बचे, 35 कट गया, 1 बचा, 0 बढ़ गया, 7 एक कम 7, यहाँ पे 7 बचे 35, ये तो कट गया, ये बचेगा 5, 0 बढ़ जाएगा, तो 7 सत्ते 49, 1 बचा, तो 1.57, 1.57 है। तो सार्थक अंक के नियमानुसार जब दशमलव के बाद की संख्या 5 से बड़ी होती है तो दशमलव वाली संख्या में 1 जोड़ देते हैं, तो 1.57 को हम लोग डायरेक्ट 1.6 लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब समीकरण यही तो है, 7x बराबर 46 माइनस 5y। मैंने आपको बताया है कि अगर आपको रेखा खींचना है, ग्राफ बनाना है, तो एक समीकरण से कम 2 बिंदु आपके पास होना चाहिए, तभी तो हम ग्राफ बना पाएंगे। तो यहां से x बराबर, x का मान रखेंगे तो y का मान निकलेगा, और y का मान रखेंगे तो x का मान निकलेगा। तो y का मान रख देते हैं क्योंकि y के रूप में ही है, मतलब y बराबर के उस तरफ है, y का मान रखेंगे तो जल्दी से घट जाएगा, आंसर भी आ जाएगा। y बराबर, पिछले बार y का मान 7 रखे थे, इस बार y का मान रख देते हैं 6 रख देते हैं, y बराबर 6 रखने पर तो 7x बराबर 46 माइनस 5 गुणे 6, 7 इसमें गुणा कर रहा है, इधर जाके ये 7 भाग करेगा, x बराबर 5 छक्का 30, 46 में से 30 घटाइए 16/7, x बराबर 7 से भाग कीजिए 16 में, हमेशा हर से अंश में भाग करते हैं, यही 7 भागे 16, नियम तो यही है कि हर में हर से अंश में भाग करते हैं। 7 एकम 7, या फिर 2 बार ले जाइए, 7 दूना 14, 2 बचेगा, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 7 दूना 14,
6 बचेगा, 0 बढ़ जाएगा, 7 बटे 56, तो ये 2.28 आएगा। जब दशमलव के बाद की संख्या 5 से बड़ी हो तो दशमलव के बाद वाले अंक में 1 जोड़ देते हैं, तो 2.28 को हम लोग 2.3 लिख सकते हैं, नियर अबाउट। अब बिंदु निकाल लेते हैं। तो बिंदु हमेशा किस रूप का होता है? तो बेटा बिंदु हमेशा x, y के रूप का होता है। पहले x अक्ष को लिखा जाता है, उसके बाद y अक्ष को लिखा जाता है। तो यहां से बिंदु क्या मिलेगा हमें? x का मान 1.6 है, कामा y का मान कितना है? 7। दूसरा बिंदु x का मान 2.3 है और y का मान कितना है? 6। x का मान 2.3 और y का मान 6 है। चलिए अब इन बिंदुओं को हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं। पहला बिंदु है 1.6, 1.6, 1 से 2 के बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 से 2 के बीच में ही तो 1.6 होगा। ये 1.6 कहाँ होगा? 1 और 2 के बीच में होगा। तो x अक्ष पे कितना चलना है? 1.6, 6। तो आइए दर्शाते हैं। 0 से 1 पे जाएंगे, 1 से 1 2 3 4 5 6, यही तो होगा 1.6, 6। तो पहले x अक्ष को, उसके बाद y अक्ष को। x अक्ष पे 1.6 चल दिए। अब y पे कितना चलना है? 6 चलना है। आइए y पे हमने 6 चल दिया, यहां पे बिंदु आएगा। इस बिंदु का नाम क्या है? 1.6, 6। दूसरा बिंदु क्या है? 3, 5। दूसरा बिंदु है 3, 5। तो मैंने बताया है कि बिंदु हमेशा किस रूप का होता है? तो बिंदु x, y के रूप का होता है। इसकी तुलना कीजिए x, y से। x का मान 3 और y का मान 5, मतलब x अक्ष पे 3 चलना है और वहीं से y अक्ष पे 5 चलना है। किसी भी गति की शुरुआत हमेशा मूल बिंदु से होती है, मतलब 0, 0 से होती है। शुरू कीजिए 0, 0 से। x अक्ष पे 3 चलना है, x अक्ष पे हमने 3 चल दिया, y अक्ष पे 5 चलना है। अब x अक्ष पे 3 चले, अब यहीं से y अक्ष पे 5 चलना है, मतलब कि बिंदु कुछ यहां पे आएगा। इस बिंदु का नाम है 3, 5। x अक्ष पे 3 चले हैं और y अक्ष पे 5 चले। चलिए इन बिंदुओं को हम मिलाते हैं। ये बिंदु कुछ ऐसे मिल जाएंगे। इस समीकरण का नाम क्या है? ये समीकरण 1 से प्राप्त बिंदु हैं। समीकरण का नाम है 5x + 7y = 50। 5x + 7y = 50। अगर इस समीकरण का हमें ग्राफ खींचना होगा तो ये ग्राफ ऐसा खींचा जाएगा। हम लोग सीख रहे हैं समीकरण से ग्राफ को खींचना, जो अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। समीकरण से ग्राफ को बनाना सीख रहे हैं हम लोग। यहाँ मैथ में समीकरण से ग्राफ को बनाना सीख रहे हैं। अब समीकरण 2 पे आते हैं। समीकरण 2 क्या है? 1.6, 7।
1.6, मतलब x पे 1.6 चलना है और y पे 7 चलना है। x पे 1.6 चलना है और y पे 7 चलना है, मतलब यहां इस बिंदु का नाम क्या है? 1.6, 7। दूसरा बिंदु क्या है? 2.3, 6। 1, 2, अब 2 और 3 के बीच में यही तो 2.3 होगा। 2.3 आपका यहां पे हो जाएगा। तो क्वेश्चन में क्या कहा है? 2.3, 6। तो x पे 2.3 चलेंगे और y अक्ष पे हम क्या चलेंगे? 6 चलेंगे। y अक्ष पे 6 चलेंगे। ये जो आएगा कुछ यहां पे आएगा। ये यहां पे आएगा बिंदु। ये बिंदु जो है यहां पे आपका आने वाला है। अब ध्यान से देखिए, मिलाते हैं इन बिंदुओं को। अब जब इन बिंदुओं को आप मिलाएंगे तो ये जो हमारा बिंदु है यहां पे है और ये बिंदु यहां पे आ रहा है, इनको आप आपस में मिला दीजिए। समीकरण 1 का हमने ग्राफ खींच दिया। अब समीकरण 2 का बिंदु क्या है? 1.6, 7। 1.6 1.1 2 3 4 5 6, 7 मतलब ऊपर। ये बिंदु होगा 1.6, 7। अगला बिंदु क्या है? 2.3, 6, मतलब x अक्ष पे 2.3 चलना है और y अक्ष पे 6 चलना है। x अक्ष पे 2.3 और y अक्ष पे 6 चलना है। मतलब यहीं पे बिंदु हमारा मिलने वाला है। हमारा बिंदु यहां पे मिलेगा। जब हम इसका ग्राफ खींचेंगे तो ध्यान से देखिए, ये ग्राफ जो है यहां से होते हुए ऐसे कट करते हुए ऐसे आएगा। तो ग्राफ कट कहां कर रहा है? 3, 5 पर। और दो समीकरणों के ग्राफ जिस बिंदु पर एक दूसरे को कट करते हैं, बस वही बिंदु, वही पॉइंट हमारा आंसर होता है। वही बिंदु हमारा आंसर होता है। ये कहां कट कर रहे हैं? 3, 5 पर कट कर रहे हैं। तो x बराबर 3 और y बराबर 5, यही तो हमारा आंसर होगा। ये है समीकरण 2। इसका नाम क्या है? 7x प्लस 5y। इस समीकरण का नाम है 7x प्लस 5y बराबर 46। यही तो समीकरण है। तो जिस बिंदु पर दो समीकरणों की रेखाएं एक दूसरे को कट करती हैं, बस वही बिंदु हमारा सॉल्यूशन, हमारा हल होता है। आप इसे नोट कर लीजिए। हमने इसका ग्राफ आपको दिखा दिया है।